हेलो बच्चों, मैं नीरज शर्मा, आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी, और मेरे साथ है अमन सर, जूलॉजी फैकल्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस जो नीट में इस बार आए थे उनके बारे में। सबसे पहले अमन सर आपको पीसीआर पे एक क्वेश्चन जो आया था वो समझाएंगे। बेटा एक ये क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी से पीसीआर पे, और ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट क्योंकि टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस लगातार रेगुलर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन पूछा था, तो ये कैसे होगा। देखिए एक सिंपल तरीका हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक सेगमेंट है और वो हो जाता था 2 टाइम्स जब हम लोग उसको एम्पलीफाई करते थे। अब इसको अगर फिर से एम्पलीफाई कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसको एक बार फिर से एम्पलीफाई कर देंगे, थर्ड टाइम। पहली बार एम्पलीफाई किया 2 टाइम्स हुआ, फिर दूसरी बार एम्पलीफाई किया 4 टाइम्स हो गया। फिर इसको अगर तीसरी बार एम्पलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। फिर इसको एक बार और एम्पलीफाई कर दें, 4 टाइम्स अगर एम्पलीफाई कर दें, ये हो जाएगा 16 टाइम्स। हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। तो ये किस इक्वेशन को इनमें से फॉलो करेगा। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन फॉलो हो रही है वो 2 की पावर n से फॉलो हो रही है। लगातार हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, डबल होता जा रहा है। तो कुछ इस इक्वेशन के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज आंसर जो रहेगा वो 2 की पावर n हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। हाँ, इसको बेटा ध्यान देना है। ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये जो 2 की पावर n वाला जो क्वेश्चन था, ये कहीं ना कहीं टेस्ट में लगातार आ रहा है, तो इसको हम लोग एनसीईआरटी से बाहर का नहीं मान सकते, इसको एनसीईआरटी का ही माना जाएगा। एक और क्वेश्चन जो आया था उसको थोड़ा हम लोग अगर देख लें। एक क्वेश्चन इसमें से और आया था, एक ये वाला। ये क्वेश्चन नीरज सर आपको कुछ बता पाएंगे? जी देखिए सर, एक ये क्वेश्चन आया था बच्चों का, इस पे भी बहुत क्वेरी था कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है। इसको आपको नीरज सर समझाएंगे। जी, देखो जिस तरीके से पूरा एनसीईआरटी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी ने अगर पूरे एनसीईआरटी पे ध्यान दिया होगा तो उसके लिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अनसीन होगा, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं देखा हुआ, इस टाइप से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर्स में कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे मेंशन है, वो है जो सेल वाला टॉपिक है, उस टॉपिक के पहले जो एक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट रहता है उस वाले पार्ट में इसका मेंशन है। तो जैसे मैं अपने लेक्चर्स में काफ़ी बार बच्चों को बताता हूँ कि ये जो किसी भी टॉपिक के पहले का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, और वहाँ से एनसीईआरटी जो है सवाल मतलब नीट जो है वहाँ से सवाल क्रिएट कर सकती है। तो इस बार ये सवाल आया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पे। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो जैसे कि एक कोई बड़ा सिस्टम है, ठीक है, और उसके 2 कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक लार्ज स्केल पे इंटरैक्शंस को डिफाइन करता है। अगर हम कुछ इंटरैक्शंस को मान लें जो कि छोटे स्केल पे होते हैं, जैसे मान लो कि कोई जीन है, उसमें किसी डिफेक्ट की वजह से किसी प्रोटीन में डिफेक्ट आ रहा है, और उस प्रोटीन में डिफेक्ट की वजह से कोई बॉडी में एनोमली या कोई डिजीज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस डिजीज के बारे में हमने जानने का कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ अ डिफॉर्मिटी और एनोमली दैट हैज ऑकर्ड इन अ जीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को तोड़ के उसके माइन्यूट से माइन्यूट पार्ट में जाके हम चीज़ों को एनालाइज या हम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो रिडक्शनिस्ट या रिड्यूसिंग एनीथिंग, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, तो ये वो वाला अप्रोच है। सो द करेक्ट आंसर वाज दिस वन, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ध्यान रहे, नेक्स्ट टाइम से एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको प्रॉपरली हमें स्टडी करना है। अमन सर, आप नेक्स्ट सवाल बताएंगे आप लोग को। यहाँ से सर, इसको भी हटा देते हैं। जी
एक और नीरज सर क्वेश्चन आया था जिसको बच्चे लोगों को जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें, एक ये क्वेश्चन था कि ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विन्स आर अ बॉय एंड अ गर्ल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, इसके पहले वाला जो बेटा क्वेश्चन आया था वो हम लोग कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पे था, कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी पे था, बट ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से एनसीईआरटी से बाहर है। ऐसा कोई, हाँ, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ते हैं तो वहां मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का एक बार जिक्र जरूर किया है, बट ये फेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं और सारी चीजें ये मेंशन नहीं थी। इसको हम लोग प्रॉपर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मान सकते हैं। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखिए इसको जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के साथ ही कुछ चीजें बताई जाती है। इसको अगर हम लोग समझे, देखिए जैसे ये एक ओवा हो गया और ये एक स्पर्म हो गया, इनके फ्यूजन से जो चीज बन रहा है उसको हम लोग जाइगोट बोल देंगे। इनके फ्यूजन से जो चीज बनेगा उसको एक नाम दे देंगे, उसको क्या बोल देंगे, जाइगोट। अब ये जाइगोट में होता है डिवीजन, जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा और वो डिवीजन से हम लोग मान लेते हैं कि ये दो सेल्स बन गए, दो ब्लास्टोमियर्स बन गए। अब इस ब्लास्टोमियर्स का अलग होना, ये ब्लास्टोमियर्स अलग हो जाएंगे। एक ब्लास्टोमियर इधर आ जा रहा है और एक ब्लास्टोमियर इधर आ जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये एक ही जाइगोट से बना और उसी जाइगोट से ये डिवीजन हो गया है। इस तरह को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब सिंगल और एक ही जाइगोट से डेवलपमेंट हो जाए। अब इसमें खासियत है, ये तो हमेशा एक्स ही को कैरी करेगा। अगर ये क्रोमोसोम जो कैरी करेगा वो एक्स ही रखेगा। ये वाला एक्स भी कैरी कर सकता है और वाई भी कैरी कर सकता है। हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये वाई कैरी किया हुआ है। एक्स और वाई ये जाइगोट कंबाइन करेगा, यहां जो बनेगा वो एक्स वाई बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसी के डिवीजन से ये दोनों सेल बनी है तो ये भी एक्स एंड वाई होगा और ये वाला भी एक्स एंड वाई होगा। अच्छा, क्योंकि इनके ही डिवीजन से ये दोनों बना है तो इसमें भी कुछ नया पैटर्न डेवलप नहीं होगा। ये भी एक्स एंड वाई और ये भी एक्स एंड वाई। अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, तो यहां से डिवीजन हुआ, जो दो ऑफस्प्रिंग हुए दोनों ही क्या है, मेल है। अगर एक भी वाई क्रोमोसोम आ जाए तो मेल है। तो जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक जो है वो बॉय है और दूसरा जो है गर्ल है। बट इस तरह में हमेशा ही जो बन रहा है वो बॉय बन रहा है। एक दूसरा ऑप्शन है, दे आर फैटर्नल ट्विंस। अगर इसको हम लोग देखें, फैटर्नल ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट देखें, देखिए अब क्या करते हैं कि फिर से हम लोगों ने क्या किया, ये एक ओवम ले लिया और एक ओवम और ले लिया। अच्छा, हो क्या रहा है, यहां पे दो ओवम दो अलग अलग स्पर्म से फ्यूज हो रहा है। एक स्पर्म यहां हम लोग कैरी कर लेते हैं, एक स्पर्म यहां कैरी कर लेते हैं, ये दोनों फ्यूजन हुआ। अच्छा, यहां से जो डेवलपमेंट हुआ वो एक जाइगोट का हुआ, यहां से भी जो डेवलपमेंट होगा वो एक जाइगोट का होगा। दो अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, यहां भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और इस जगह पे भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दो अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं। अच्छा, ये तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये वाला फॉर एग्जांपल वाई क्रोमोसोम रख रहा है और ये वाला जो क्रोमोसोम रख रहा है वो एक्स ही रख रहा है। ठीक, यहां जो फ्यूजन हो रहा है उससे बन रहा है एक्स एंड वाई, दैट इज मेल। जबकि यहां जो फ्यूजन हो रहा है उससे एक्स एंड एक्स, दैट इज ये वाला जो बन रहा है ये मेल में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला जो बन रहा है ये फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। देखिए दो अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, दो अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं। इसी को नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। हाँ, डाइजाइगोटिक ट्विंस का ही दूसरा नाम जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसको, इसको फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। इसी का एक नाम हो जाएगा क्या, फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया था। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है साफ साफ। इसके पहले वाला जो केस था उसमें आइदर मेल और फीमेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जबकि यहां पे मेल भी डेवलप हो रहा है और फीमेल भी डेवलप हो रहा है। तो सिंपली इसका जो आंसर जाएगा वो दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा जी। नीरज सर, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोग अगर उस क्वेश्चन को देखें, एक ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत डाउट दे रहा था। ये कुछ
ये वाला क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, जी। आपको नीरज सर इसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे फिग जो कि एक फ्रूट है उसका जिक्र हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ने बोल दिया है कि फिग जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फिग कोई फ्रूट नहीं है, जबकि लोग इसको कंज्यूम करते हैं एज अ फ्रूट, बट इन रियलिटी फिग इज नॉट अ फ्रूट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स विच वी जनरली नोन एज इनफ्लोरोसेंस, ठीक है ना। ये एक इन्फ्लोरोसेंस है, ठीक है। तो इसी के चलते ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे इस चीज की वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। और ऊपर और एक चीज बताया जा रहा है, नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, ठीक है। खाना तो नॉन वेजिटेरियन होता है, पर हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि फ्रूट या कोई भी ऐसा प्लांट बेस्ड चीज नॉन वेजिटेरियन हो। फीग में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि फीग में जब भी एक वास्प फीग के अंदर चला जाता है, कभी कभार ऐसा होता है वो उसे एस्केप नहीं कर पाता है, और जब उसे एस्केप नहीं कर पाता है तो वो इंसेक्ट जो है उसके अंदर रह जाता है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इस फीग के एंजाइम्स की वजह से ये इंसेक्ट जो है वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, और आप एक मैच्योर फीग को भी देखोगे तो वहाँ पे इंसेक्ट का कोई आपको रेमिनेंट्स या कोई उसका बचा हुआ हिस्सा नहीं दिखता है। सो अल्टीमेटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी तरीके का नॉन वेज फ्रूट है या नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, तो इसके चलते ये जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अमन सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और सर क्वेश्चन आया था, एक ये भी क्वेश्चन था सर बॉटनी में जी, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर तो सबको पता ही होगा। जी, तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी के उन हिस्सों से आ रहे हैं जिनको बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं। अब ये आया है जो आपका चैप्टर है उसके पहले जो एक इंट्रो दिया जाता है, किसी एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या होता है अमन सर, बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, इन चीज़ों को एस्केप कर देते हैं। तो हमारा बार बार यही कहना है कि आप एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली थरोली रीड करें, उसके पहले जो सेगमेंट्स दिए जाते हैं उन सब चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ें, और कंटेंट जो है अपना ऐसा डेवलप करें जिससे कि आपको कहीं से भी सवाल पूछा जाए उन सब चीज़ों पे आपका मतलब सवाल गलत होने का कोई चांसेस ना रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर पूछते हैं। एक सर और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आईबीएफ पे सवाल था, शायद ऊपर है जी। एक ही क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्टेशन ऑफ द आईवीएफ मेथड। ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन था, बट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आईवीएफ के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। इस तरह का कोई भी चीज एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो लोग मान सकते हैं कि ये प्रॉपर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे क्लास में बोलते हैं कि जब भी आपके ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप एक एलिमिनेशन मेथड जरूर लगा सकते हैं, उससे टाइम बहुत बचेगा। हम लोग लगा के इसको एक बार देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स महंगे होते हैं, रिएजेंट्स भी महंगे होते हैं, बट अभी भी इसको क्लियर नहीं, हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, अच्छा इस लाइन का मेंशन आपकी बुक में जरूर है, वहां पे लिखा है हेल्दी डोनर्स का यूज किया जा सकता है, जबकि इस लाइन में लिखा है कि केवल हस्बैंड या वाइफ नेसेसरी डोनर्स हो सकते हैं। सर एक मूवी आई थी विकी डोनर, विकी डोनर में भी इसी चीज का जिक्र था, वहां से भी बच्चे इसको देख सकते हैं कि डोनर कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। तो एक ऑप्शन तो मिल गया अपने को, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हम लोग देखना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो देखिए पहला वाला तो आपका आंसर अब नहीं होगा, सॉरी
थोड़ा गलत हो रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है जी। ये स्टेटमेंट अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जहां भी आएगा वो ऑप्शन आपका सही नहीं है। सी कहां पे है? सी आपका सेकंड में है, सी आपका थर्ड में है, सी आपका फोर्थ में। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कुछ देखना ही नहीं था, सिर्फ आपको सी वाला ऑप्शन चेक करना है और उसके बाद आपका आंसर हो गया। सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आपने इसको पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी को लिंक करके कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन आए थे वो कुछ ऐसे ही थे। ये कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के पैटर्न को नहीं फॉलो, जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे सर ने बताया कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट से थे, कुछ साइंटिस्ट के बारे में थे, कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर थे। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी को अब छान के रखना है, उसको एक एक लाइन, उसके हर एक पैराग्राफ, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में क्या दिया है, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ये सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। और ऐसा कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में सर्टेन टर्म्स मेंशन्ड होते हैं। तो एक आरएनए इंटरफेरेंस पे एक क्वेश्चन था। जी सर। जी, तो उस चीज के बारे में बहुत ही छोटा सा एक वहां पे मेंशन्ड है। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा हमें एम्पलीफाई करके, थोड़ा बड़ा करके पढ़ना जरूरी है। अब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपके जो सारे सवाल होंगे वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आएंगे या एनसीईआरटी के लाइन से ही आएंगे। आइडिया एनसीईआरटी का होगा, उसको हमें थोड़ा एम्पलीफाई करके, उसे बड़ा करके हमें उस तरीके से अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। बच्चों एक चीज और इस बार देखा गया बायोलॉजी के पेपर में कि जनरली ऐसा होता था कि 11th और 12th को इक्वल वेटेज दिया जाता था, ऑलमोस्ट सेम लगभग क्वेश्चन आते थे। बट इस बार 17 टॉपिक, 11th के 17 टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन आए थे, जबकि 12th के टोटल 13 टॉपिक से 50 क्वेश्चन थे। अच्छा, टॉपिक कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, इसका मतलब वेटेज 12th वाले टॉपिक का बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये कुछ पैटर्न नया दिखा इस बार एनटीए का। साथ में लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जो एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक थे, जैसे टिश्यू एक टॉपिक था, उससे कुछ क्वेश्चन थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, इससे कुछ क्वेश्चन थे। बट इस बार एनसीईआरटी के बाहर का कॉकरोच से बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो क्वेश्चन आया वो फ्रॉग से आया। इसी तरह मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में फैमिली से क्वेश्चन नहीं आया, जो कि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। तो जो बाहर के थोड़ा सा टॉपिक है उसको इस बार एनसीईआरटी ने अवॉइड किया। कुछ जो बाहर के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। बेसिकली एनसीईआरटी प्लस एप्लीकेशन, उसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि पेपर जो है टाइम कंज्यूमिंग था। जी सर। टाइम कंज्यूमिंग उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अपने एनसीईआरटी को थरोली बार बार नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया था। अब बात यह है कि आपको अपने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, जो भी स्टेटमेंट वहां पे लिखा है उसके साथ आपको बहुत ज्यादा फेमिलियर होना है, तब जाके आपका एग्जामिनेशन में जो होगा आपका टाइम कम लगेगा। सो अल्टीमेटली ये हम थॉट लेके यहाँ से चलना चाहते हैं कि आप अपना एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जी सर। उसके हर एक लाइन के साथ आप फेमिलियर रहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट्स वहां पे दिया गया है, और चाहे वो एक ही स्टेटमेंट क्यों ना हो, एक ही वर्ड क्यों ना हो, उसको आप डिटेल्स में जाके उसे पढ़ें, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब नीट जो है पहले वाले पैटर्न के जैसा नहीं रहने वाला है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाला है और काफ़ी उसको एक अच्छे लेवल तक ले जाने का कोशिश किया है एनटीए ने। बच्चों एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। इस बार मेरिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे नीचे जाने वाली है। आपका पेपर, मानते हैं कि आपका पेपर लास्ट ईयर से हो सकता है उतना अच्छा नहीं गया हो, बट आपको मोटिवेशन रखना है, ये मेरिट बहुत नीचे आने वाली है बेटा। किसी का भी पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। बायो भी बहुत लेंथी था, इवन केमिस्ट्री में भी डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेंगे, एक एक लाइन पढ़ के करना होगा। और फिजिक्स का तो ऐसा मानना है कि इस बार ये लेवल जेईई मेंस के ऊपर चला गया था। तो बच्चों हताश नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, जितना भी पेपर हुआ है उससे आपको खुश रहना है। जी बिल्कुल, थैंक यू।